हेलो प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल के हुंकार 2025 बैच में। प्यारे साथियों, फटाफट से जुड़ जाइए। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारे सी क्लास की, जिसमें आज हम बहुत ढेर सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, ये वही बैच है जिसने लगातार कई वर्षों से स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर देने का काम किया है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके हुंकार बैच में। और जिन बच्चों ने नोट्स ऑर्डर नहीं किया है बेटा, वो इस नंबर पे कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं और कोई भी अपनी जानकारी इसी नंबर से ले सकते हैं किसी भी प्रकार के नोट्स के बारे में। तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली वो रहेगा उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक ही पढ़ रहे हैं ना हम, उत्प्रेरक एंजाइम उत्प्रेरक पढ़े थे, उसी के बारे में रहेगा। तो आज हम जियोलाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली जियोलाइट के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो कल छूट गया था। एंजाइम उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ओके बेटा, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। ठीक है प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा आप लोगों से एक क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना इस प्रश्न को। प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण की दर, और उसके बाद ऑप्शन ए दिया होगा बढ़ती है, घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या चौथा दे देगा सभी, ऐसा करके। इस क्वेश्चन का मैंने 3 बुक में आंसर देखा, टारगेट में देखा, ब्रिलियंस में देखा, और रुको 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 रुक जाओ, रुको रुको रुको। इस क्वेश्चन का मैंने 3 बुक में आंसर देखा। किसी में इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ती है दिया हुआ है, किसी में इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ती है दिया हुआ है। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं? हाँ, तो किसी में इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ती है दिया है, किसी में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है घटती है, और किसी में दिया हुआ है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 3-4 बुक में मैंने देखा, तीनों चारों बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक, तो वहां पर एक दो बच्चों ने मेरे पास भेजा कि सर जो है इसमें ये दे रहा है। तो मैंने गूगल पे डाला, मैंने कहा इसका देखें गूगल पे क्या देता है। तो गूगल पे भी 3-4 साइट्स पर मैंने देखा, तीनों चारों साइट्स पर अलग अलग प्रकार की बातें थी। तो मैंने कहा वास्तव में ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, तो मैंने कहा इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में फिर मैंने कहा कि आप चर्चा करना जरूरी है। देखिए साथियों, वैसे तो जब हम रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं, रासायनिक अधिशोषण की बात करते हैं, तो इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह सही है, यह सही है। लेकिन इसके पीछे शर्तें हैं। यदि ताप स्थिर ना हो, यदि टेम्परेचर को स्थिर ना किया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखना, वहां पे बात टेम्परेचर से जुड़ गई। बाबा यूट्यूब पर क्लास लीजिए बेटा, लेंगे क्लास,
थोड़ा सब्र रखो, लेंगे। परसों क्लास ही है हमारी यूट्यूब पर, परेशान मत होइए प्लीज। तो याद रखना, यदि ताप स्थिर नहीं होगा तो ये वाला सही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो बेटा ये वाला होगा। याद रखना, तो क्वेश्चन में दो प्रकार से आएगा कि रासायनिक अधिशोषण की दर कैसे होगी, और जब उसको मैंने और डिटेल में जाके पढ़ा तो पता चला, मैंने और उसमें खोजबीन किया, मैंने कहा और इसमें तो पता चला कि एक क्वेश्चन और बनता है, नीट में पूछता है कभी कभी। तो जब नीट वाली बुक मैंने उठाई, उसमें मैंने देखा, तो उसमें जाकर के और अंदर जाकर के ये बताया कि अगर एक वायुमंडलीय दाब दिया जाए, अगर एक वायुमंडलीय दाब दिया जाएगा तो थोड़ी देर तक बढ़ेगी। तो इसीलिए बुक्स में तीनों में मैंने देखा कि अच्छा, तो ये कारण था कि तीनों बुक में अलग अलग दिया था। कहीं पर दिया था कि बढ़ेगी, कहीं पर दिया था घटेगी, कहीं पर दिया था इस तरह, मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से दिया हुआ था। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको विजय भैया जियो का नेट, ओ नो बेटा, कोई बात नहीं, नेट और छोड़ो, ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना है, कंफ्यूजन मिटाना है। अब क्वेश्चन अगर डायरेक्ट दिया हो, क्वेश्चन क्या करता है, बहुत उलझाव कर दे देता है। डायरेक्ट दे दिया, उसमें ना ये लिखा है कि ताप स्थिर करने पर, ना यह दिया है कि ताप को स्थिर करें, या ना यह दिया है कि ताप को स्थिर ना करें, या ताप बढ़ाएं या ताप घटाएं, तो क्या करें गुरुजी? तो मैंने ज्यादातर देखा कि मुझे वहां पर यह मिला कि घटती है, परंतु क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना। अगर वहां पे ताप की चर्चा कर रहा है तो उसके आधार पे ही आंसर देना। यदि ताप स्थिर कर दे तो आप बता देना कि घटेगी, दाब बढ़ाने पे रासायनिक अधिशोषण की दर घटेगी। अब एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ेगी, यह भी याद रख लेना, एक वायुमंडलीय दाब दोगे तो बढ़ेगी, मतलब ये वाला सही होगा। एक वायुमंडलीय दाब दोगे, उससे अधिक दाब दोगे तो घट जाएगी। यदि ताप स्थिर हो तब, और यदि ताप स्थिर नहीं होगा तो अपरिवर्तित रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? क्लियर हो गया? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लिखे दे रहा हूं। ये दोनों चीजें समझ आ गई। एक एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक वायुमंडलीय दाब पर बढ़ेगी। अब कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया? अगर आप एक वायुमंडलीय दाब दोगे तो भैया रासायनिक अधिशोषण की दर बढ़ती है, उससे अधिक दाब हो गया तो घटती है, और यदि ताप स्थिर कर दिया गया कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीजें याद रखना। लेकिन अब समस्या ये आ गई कि गुरुजी अगर ये सब ना दिया हो तो कौन सही माने? मान लो अगर ये नहीं दिया कि ताप स्थिर है, ये भी नहीं दिया, या फिर ये भी ना दिया हो कि ताप स्थिर ना हो, ये भी नहीं दिया। अगर मान लो गुरुजी एक वायुमंडलीय दाब के बारे में भी नहीं बताया, तो क्या मान के चलें, बढ़ेगी या घटेगी? तो आप हमेशा याद रखना, कई बुक्स में मैंने देखा तो ज्यादातर देखो तीनों चीजें मिली थी मुझे, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं, तीनों चीजें हैं। तो आपको घटती है में लगाना है, क्योंकि जब भी इंसान दाब बढ़ाता है तो सीधी सी बात है ताप को स्थिर करके ही बढ़ाएगा। सोचो क्या करेगा, ताप को स्थिर करके बढ़ाएगा, और जब ताप को स्थिर करके बढ़ाएगा तो एक वायुमंडलीय तो बढ़ाएगा नहीं, ज्यादा ही बढ़ाएगा, और ज्यादा ही बढ़ाएगा तो सिंपल सी बात है घटेगी। तो आपको क्या लगाना है, याद रखिएगा, घटती है। क्लियर?
और यदि ये सारी चीजें आ जाएं तो आपको लगा ही देना है। अगर आ गया कि रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने पर, और उसके बाद कह रहा है कि यदि ताप स्थिर ना हो तो रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ाने पर क्या होगा, तो भैया सीधा सीधा बता देना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पर आ जाए कि यदि ताप को स्थिर कर दिया जाए तो रासायनिक अधिशोषण की दर, तो भैया एक वायुमंडलीय दाब पर तो बढ़ेगी। कब? जब ताप नियत या स्थिर हो। एक वायुमंडलीय दाब तक बढ़ेगी, फिर उसके बाद घट जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया तो आपको क्या लगा देना है, घटेगी। ठीक है, बताइए। क्लियर? सारे बच्चे क्लियर लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लो, क्लियर लिखो, क्लियर, जिनको जिनको क्लियर हो गया है। ओके, वेरी गुड। तो ये छोटी सी बात थी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और जिन जिन बच्चों के पास ब्रिलियंस है या फिर टारगेट है, उसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन के आंसर्स गलत दिए हैं। मैं बताऊंगा किसका आंसर कौन सा गलत दिया है, तो उन पर विश्वास करने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैं लिख के दे रहा हूं। जितने भी मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए आप बुक लाते हो, उनमें बहुत से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए रहते हैं। ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, ओके। और कौन कौन से गलत होंगे वो मैं बताता चलूंगा, क्योंकि पिछले साल यही हुआ था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये वाला क्वेश्चन का आंसर इसमें ये दिया है, उसमें वो दिया है। तो ये कंफ्यूजन हुई थी पिछले साल। और पिछले साल हम क्या करते थे, कभी कभी टाइप जब क्वेश्चन जैसे मान लो आपको टाइप करके देना है तो हम बुक दे देते थे। एक बार हमने बुक दिया और उस बुक में जब आंसर देखा और जब यहाँ पर हल किया तो दूसरा आया, तो हमारे दिमाग में आया, जब हम मिलाने गए तो कई क्वेश्चन गलत निकल आए, तभी से हम समझ गए थे। तो याद रखिएगा। अब आते हैं आगे। एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा है कि सर वो कब से चालू होगा, ऑर्गेनिक। बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर बताते हैं, और इस चैप्टर को खत्म होने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर है, 5 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, बड़ा चैप्टर है ये, 20 फिजिकल का सबसे बड़ा चैप्टर, ठोस अवस्था के बाद और विलयन के बाद, वो फिर भी छोटे पड़ जाते हैं इसके आगे, 20 लेक्चर पे चलेगा। अब बात करते हैं एंजाइम के बारे में। हमने पढ़ा गुरुजी, एंजाइम के बारे में पढ़ा, और एंजाइम के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, वो क्लियर हो गया। लेकिन जब डीपीपी बनाने गए तो कुछ बच्चों ने कहा सर डीपीपी में थोड़ी प्रॉब्लम है, डीपीपी की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले उत्प्रेरण एंजाइम की क्रियाविधि पर एक नजर डालेंगे। क्रियाविधि, जो आपका एंजाइम उत्प्रेरक होता है वो कार्य कैसे करता है, इस पर एक नजर डालेंगे। क्रियाविधि की वो कार्य कैसे करता है, ध्यान से एक एक बच्चा समझेगा ताकि किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो। मान लो कि हमारे पास यह एक एंजाइम है, मान लो कि हमारे पास यह एक एंजाइम है। क्या साथियों? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। मान लो हमारे बॉडी का ये कोई एक एंजाइम है, चाहे आप मुंह वाला टाइलिन वगैरह ले लो, है ना, चाहे आप ना पेट वाला ले लो, जो भी मैंने 2-4 एंजाइम बताए थे उनमें से कोई भी एंजाइम ले लो। तो मान लो ये हमारे पास कोई हमारे बॉडी का एंजाइम है। तो प्यारे साथियों, जब बॉडी के अंदर भोजन जाएगा, जब खाना खाएंगे हम, तो खाने में तमाम प्रकार की चीजें रहेंगी। तो क्या ये सबका पाचन करेगा? नहीं, ये सबका पाचन नहीं करेगा। विशिष्ट एंजाइम, मतलब जो एंजाइम होता है वो एक एंजाइम किसी एक विशेष चीज का ही पाचन करेगा। एक एंजाइम एक विशेष चीज का पाचन करेगा, सबका नहीं करेगा। मान लो हमने भोजन खाया, उसमें भोजन में हम बहुत ढेर सारी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, तो क्या सबका पाचन एक ही एंजाइम करता है? नहीं। भोजन जैसे ही हमारे बॉडी में गया तो जिस एंजाइम का, जैसे मान लो मेरे पास, जैसे तुम्हारे अगल बगल से उदाहरण ले लेते हैं, जैसे बैंक है, तो बैंक में तमाम प्रकार के बैंक में नौकरियां होती हैं, लेकिन सबका काम अलग अलग होता है। बैंक, अब पूछो कहाँ पर नौकरी करते हो, भैया बैंक में नौकरी करते हैं। अब फिर तुमको पूछना पड़ेगा कौन सी वाली, कैशियर वाली करते हो,
कि फार्म फिलअप वाली करते हो, कि केवाईसी जमा करने वाली करते हो, बैंक में तुम कौन सी नौकरी करते हो। तो वैसे हमारे बॉडी में जब एंजाइम होते हैं तो भाई ये पूछा गया कि तुम क्या हो, तो बताया भैया हम एंजाइम हैं, हमारा ये नाम है, हम ये एंजाइम है। मान लो हम पेप्सिन है, चलो ठीक है आप पेप्सिन हो गए। तो पेप्सिन भैया आप एंजाइम तो हो, लेकिन किस चीज का पाचन करते हो, तो वो किसी विशेष चीज का पाचन करेगा, यानी एक एंजाइम अलग अलग चीजों का पाचन करता है। और जब हम कोई भी वस्तु खाना खाते हैं, कोई भी चीजें खाते हैं, तो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो उसको पहचानता है कि मुझे किसकी पाचन करना है। तो कैसे पहचानेगा, जैसे हम खाना खाए, अब पेप्सिन है, अब पेप्सिन मान लो एक विशेष चीज का पाचन करता है, लेकिन वो कैसे पहचानेगा कि मुझे जिसका पाचन करना है यही है। तो उसके लिए बेटा उसके अंदर की संरचना की बात करते हैं। तो मान लो ये हमारा एंजाइम है, तो उसकी संरचना इस तरीके की है। अब इस एंजाइम को जिसका पाचन करना है उसकी संरचना कैसी होगी, तो उसकी संरचना बेटा ठीक ऐसी होगी जो इसमें फिट हो जाए। मतलब उसकी संरचना जानते हो कैसी होगी, ऐसी होगी, ध्यान से देखना। ऐसी होगी, कैसी होगी, जस्ट इसके अपोजिट, ताकि ये यहां पर जाकर के इसमें सीधा फिट हो जाए। कैसी होगी बेटा, इसके जस्ट उल्टा, जस्ट अपोजिट, ताकि वो जाकर इसमें सीधा सीधा फिट हो जाए। आवाज आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम है क्या, ओके ठीक है। तो इस तरह से होगी। अब इसको कहते क्या है गुरुजी, तो बेटा जैसे इसको एंजाइम कहते हैं, इसे क्रियाधार कहते हैं, क्रियाधार, क्रियाधार। तो अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्प्रेरण एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए, या उत्प्रेरण एंजाइम की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, सचित्र वर्णन करें, इस तरह से पूछेगा। तो आपको इसी तरह बनाना, एक एंजाइम बनाना है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप एफ के जैसा ही बनाओ, आप ई के जैसा बना सकते हो, लेकिन जब उसका क्रियाधार बनाना, तो क्रियाधार कैसा होना चाहिए, जो उसके ई में पूरा सेट हो जाए। समझ गए, आपको जरूर नहीं कि आप गुरुजी हम एंजाइम ऐसे बनाए, आप ऐसा बना सकते हो एंजाइम दिखाने के लिए कि हमारा जो एंजाइम है वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। लेकिन जब इसका क्रियाधार बनाना तो ठीक ऐसा ही बनाना, ऐसा ही बनाना, ऐसा ही बनाना। इसका क्रियाधार जब भी बनाना कि इस पर क्या हो जाए बेटा, इस पर जाकर के वो क्या हो जाए साथी, इस पर जाकर के वो फिट हो जाए। इस तरह के का बनाना, इस तरीके का बनाना जो इस पर जाकर के एकदम से फिट हो जाए। सेम इसका उल्टा बनाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एंजाइम, ये आपका हो गया क्रियाधार। अब होता क्या है, अब पहले जो है ये एंजाइम अपने क्रियाधार को पहचानता है कि इस भोजन में मेरा क्रियाधार कौन है, और जो क्रियाधार होगा फिर उसको अपने पास बुला करके उससे क्या करेगा, जुड़ जाएगा। क्या करेगा, उसको अपने पास बुलाएगा। कैसे बुलाएगा और कैसे जुड़ेगा, ध्यान से देखना। जैसे मेरे पास ये ऐसे था, गलत हो गया, नो, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ठीक है। फिर उसको बुलाएगा सीधा इसी के ऊपर, वो ऐसे आकर के, ऐसे आकर के बेटा ऐसे आकर के वो इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा। जैसा ये था सेम ऐसे ही आकर के चिपक जाएगा। इस संरचना को बोलते हैं संकुल। क्या कहते हैं, संकुल। तो सबसे पहले क्या करता है, एंजाइम अपने क्रियाधार का पता लगाता है, खोजबीन करता है या ढूंढता है, फिर उससे मिलकर के संकुल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले एंजाइम क्या किया, अपने क्रियाधार की तलाश किया, अपने क्रियाधार को खोजा। उसके बाद क्या करेगा बेटा, और फिर उसके बाद जाकर के इससे मिलकर के संकुल बनाएगा, और उसके बाद जब ये संकुल बन जाएगा ना, तो इसको क्या करेगा, इसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देगा, बात खत्म। इज दैट क्लियर। अब कह दो गुरुजी तोड़ता कैसे है, इसकी संरचना बना के बता दीजिए। कुछ नहीं, इसका सीधा सीधा एकदम शॉर्ट में समझेंगे। जैसे इससे आकर के चिपका था, देखो जैसे आकर के इससे चिपका था, ये एफ था ना मेरे पास, ऐसे था ना, ऐसे, हाँ। अब ये जो इससे आकर के चिपका है बेटा, इसको एक अलग हिस्से में इसको इधर से तोड़ के निकाल दिया, और एक नीचे वाला हिस्सा
अलग से तोड़ करके इसको अलग कर दिया। इसको क्या किया, दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया। ठीक, बस इस तरह से ये तोड़ तोड़ के पाचन करता है। बताओ, छोटी सी बात है, समझ गए? या किसी भी बालक को, किसी भी कोई बच्चे को कोई समस्या है? नहीं। अब इसे क्या कहते हैं गुरु? जैसे इसको एंजाइम कह दिए, इसको क्रियाधार कह दिए, इसको संकुल कह दिए, इसे क्या कहेंगे? इसको उत्पाद कह देना कि भैया इससे ये उत्पाद बन जाता है, तोड़ करके छोटे अणुओं में तोड़ देता है। बस ये एक छोटी सी क्रियाविधि है। कभी कभी 2-3 नंबर की 2 नंबर में पूछ ली जाती है कि भैया उत्प्रेरक एंजाइम की क्रियाविधि को समझाइए या सचित्र वर्णन करिए। तो आपको सिर्फ सचित्र इस तरह से समझा देना है। अब इसमें चाहो तो आप 2-3 लाइन लिख भी सकते हो, अगर आपके मन में हो कि सर्वप्रथम एंजाइम क्रियाधार की तलाश करता है, फिर उसके बाद उससे जुड़ करके संकुल का निर्माण करता है और अंत में उसको तोड़ करके उत्पाद बना देता है। बताओ, इतनी बात क्या आप अपने से नहीं लिख सकते? हाँ, फिगर बनाना है बेटा, सबको बनाना है। लिख सकते हो? क्या मुझे लिखने की आवश्यकता है? वेरी गुड। मैं फिर से बोले दे रहा हूं, उत्प्रेरण एंजाइम की क्रियाविधि में, ठीक है, इतना लिखना है। फिर क्या लिखोगे? एंजाइम सबसे पहले अपने क्रियाधार को तलाश करता है, उसको ढूंढता है, फिर उसके बाद उससे जुड़ करके संकुल का निर्माण करता है और फिर अंततः उसको तोड़ करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। बात खत्म। उसको तोड़ करके उत्पाद बना देता है। बस हो गया, एंजाइम का काम खत्म हो गया। अब आते हैं हम जियोलाइट पे। किस पर आते हैं? जियोलाइट पर। फिर लास्ट में आते हैं डीबीपी भी सॉल्व करेंगे। ओके, जियोलाइट क्या है ध्यान देना। इंग्लिश में भी इसको जियोलाइट ही कहते हैं। जब सिलिकेट की संरचना में से कुछ सिलिकॉन एल्यूमिनियम परमाणु, किसमें बेटा? एल्यूमिनियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। मान लो आपके पास कोई सिलिकेट का क्रिस्टल है। क्या है आपके पास? कोई सिलिकेट की संरचना है या क्रिस्टल है। उससे क्या किया गया? सिलिकॉन को निकाल करके, किसको बेटा? सिलिकॉन को निकाल करके, और उसकी जगह पे कोई धातु, जैसे एल्युमिनियम क्या है? एक धातु है, तो किसी धातु को डाल दिया गया। तो बेटा इसको क्या कहते हैं? एल्यूमिनो सिलिकेट प्राप्त होता है, जिन्हें जियोलाइट्स कहा जाता है। तो प्राप्त क्रिस्टल या प्राप्त संरचना को एल्यूमिनो सिलिकेट कहा जाता है। अगर उसमें एल्युमिनियम डाला गया है, मान लो उसमें चांदी डाल दिया गया, तो उसका नाम दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से फिर पढ़ लो। जब सिलिकेट की संरचना में कुछ सिलिकॉन एल्युमिनियम परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं या कुछ सिलिकॉन एल्युमिनियम परमाणु द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो प्राप्त संरचना को जियोलाइट्स कहते हैं या फिर एल्युमिनो सिलिकेट कहते हैं। बात खत्म। ठीक, छोटी सी परिभाषा है। और इसका सूत्र क्या होता है? mx/n, फिर AlO2 मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, उसका होल ट्वाइस, और यहां पे x का मतलब है x अणु। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 2, 4, 10। फिर SiO2 है, सिलिकॉन का ऑक्साइड, उसके बाद यहां पे Y अणु है, फिर इंटू ZH2O, मतलब Z का मतलब 2 या 4 या 5 या 10, कुछ भी अणुओं की संख्या हो सकती है। तो ये सूत्र होता है जियोलाइट का। अब बात ये आती है कि यहां से एग्जाम में पूछता कहां है गुरुजी? ये तो 2 लाइन का परिभाषा याद हो जाएगा बेटा। ये होता है जियोलाइट का पत्थर। आपने, अब क्वेश्चन बताते हैं क्या पूछेगा। आपने देखा होगा, अब जब ईटा भट्ठा से ईटा लाते हो ना घर बनाने के लिए, तो कुछ ईंटें ऐसी होती है जिनमें एकदम से मतलब काली पड़ जाती है वो, और उसमें छोटे 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 छिद्र हो जाते हैं। ऐसा देखा है? क्या कहते हैं उसे? झावा या इसे कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? नाम बताओ उसका, क्या बोलते हैं? झागा, झामा, झामा, झावा, झेपा, झेवा, जो भी कहते हो, झावा, झेवा, झेपा, जो भी कहते हो। जियोलाइट सेम उसी की तरह होता है। ये एक पत्थर जैसी संरचना है। इसमें देखो छोटे 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 छिद्र हैं, दिख रहे हैं आपको? छोटे 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 छेद होते हैं। ठीक, तो वो जो आपका पत्थर है वो सेम जियोलाइट ही होता है, जियोलाइट की तरह ही दिखता है। जो आपका ईंटा होता है उसमें भी छोटे 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 छेद हो जाते हैं, तो उसी तरह का ये जियोलाइट पत्थर होता है, इसमें छेद होते हैं। अब बेटा दरअसल ये जो जियोलाइट है ये करता है एक काम। आप पूछोगे कौन सा काम करता है गुरुजी? ये उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है।
लेकिन कहां करता है अब आगे देखेंगे। देखो ये फार्मूले को याद करें ना, इस फार्मूले में जो बेटा एक्स है ना, एक्स एक्स है बेटा, ये एन नहीं, एक्स, एक्स धातु आयनों पर आवेश होता है। ये जो आपका एक्स, सॉरी यहां पर जो बेटा एन है, एन एन ये एन मैं लिखे दे रहा हूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, अगली पेज पे मैंने लिखा है लेकिन गलत है, यहीं पे लिख देता हूं, ज्यादा आराम रहेगा बेटा। यहां एम मेटल है, मेटल यानी कि धातु, कोई दिक्कत। एक्स क्या है, एक्स नहीं दिया, एन और जेड दिया है, तो जेड दिया होगा तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा ये एक्स की जगह पे जेड रख लो, ठीक है, एक्स की जगह पे जेड रख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने जेड दे दिया है, जल के अणुओं की संख्या, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक्स ही रखते हैं इसको, ठीक, एक्स को हटाओ अभी इसको लिखते हैं। जहां पर एम क्या है, मेटल या धातु है, जेड क्या है, जड़ के अणु संख्या, और एन क्या है, धातु धन आयनों पर आवेश, तो इसको लिखेंगे एन धातु धन आयनों पर एक्स आपका यहां पर नंबर है, एक्स आपका क्या हो गया, नंबर हो गया। अब आगे चलते हैं, ये सूत्र याद कर लेना, ये सूत्र नहीं पूछता है, यहां से पूछता क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक है। यहां पर जो एम है आपका मेटल यानी धातु हो गई, और धातु आयनों पर जो आवेश है, जैसे मान लो सोडियम है तो 1+ आवेश रहेगा, एल्यूमिनियम है तो 3+ आवेश रहेगा, मैग्नीशियम मतलब Mg है तो 2+ रहेगा, तो उसी पर जो भी आवेश रहता है वो n की जगह पे हम रख देते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है और आगे चलकर इस्तेमाल है, तो इसको यहीं पर छोड़ते हैं। बात करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा यहाँ n का धातु पर आवेश हो गया, और जो मैंने अभी पीछे बताया जेड क्या है, जल के अणुओं की संख्या, जो कि पीछे लिखी हुई है, जेड कहाँ है, ये जल के अणुओं की संख्या, वो तो मैं पहले ही बता दिया था कि 10-12 जो भी अणु होंगे जल के। अब इसमें मेन मुख्य बात क्या है, ध्यान देना, जियोलाइट को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं, निर्वात समझते हो, जहां से हवा भी निकाल दी जाए, एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा कमरा जहां से हवा भी निकाल दे, वहां पे कुछ ना रहे, उसे निर्वात कहते हैं। तो जब हम इसको निर्वात में गर्म करते हैं तो जल के अणु क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। अब जैसे मान लो जियोलाइट हो गया, यहां पर कोई हमारी धातु है, उसकी संख्या कुछ भी है, उसमें कुछ भी आयन है, वो अलग की बात है, ठीक। मान लो मेरे पास कोई धातु का जियोलाइट पत्थर है, अब उस जियोलाइट पत्थर में कुछ जल के अणु होते हैं, मतलब थोड़ा सा वो नम रहता है। जैसे ही साथियों हम उसको क्या करते हैं, निर्वात में गर्म करते हैं, तो जल के अणु वाष्पित होकर के उड़ जाते हैं, और इसलिए इसके कारण जियोलाइट छिद्रित हो जाता है, जिस कारण से जियोलाइट में छोटे 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 छेद हो जाते हैं। सपोज दैट, जैसे मान लो मेरे पास एक ये पत्थर है, ठीक है, ध्यान देना, ये आप एक पत्थर है, इसमें छोटे छोटे छोटी छोटी जल की बूंदे हैं जो कि भरी हुई हैं इसके अंदर। मैंने क्या किया, इसको गर्म कर दिया, मैंने इसको गर्म किया, तो ये जो जल था, ये जो जल की बूंदे थी, जो आपका H2O था, ये जो जल था बेटा, ये क्या हो गया, वाष्पित हो गया। ये क्या होता है साथियों, वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होकर के उड़ जाता है। अब जब ये जल वाष्पित होकर के उड़ गया, तो यही पत्थर अब कैसा बन गया, यही पत्थर अब छोटे छोटे छिद्रों वाला बन गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वायु बनी थी, जल भरा था, उसके उड़ जाने की वजह से यहाँ पर छिद्र बन गए। अब ये पत्थर क्या कहलाएगा, जियोलाइट कहलाएगा। अब ये पत्थर क्या कहलाएगा, जियोलाइट कहलाएगा। इज दैट क्लियर। और इसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। जैसे ही अब ये छोटे छोटे छिद्र हो गए, तो अब ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा साथियों, उत्प्रेरक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, उत्प्रेरक का। गुरुजी कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि जियोलाइट को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं, तो उसमें उपस्थित जल की छोटी छोटी बूंदें वाष्पित होकर के उड़ जाती हैं, और इसके कारण जियोलाइट छिद्रित हो जाता है, या छोटे छोटे जियोलाइट में छेद पाए जाते हैं। इसलिए इनको उत्प्रेरक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। अब ये कहाँ उपयोग किया जाता है, किस प्रकार के उत्प्रेरक का, वो आगे समझते हैं। इनके छिद्रों में कुछ विशेष प्रकार की आकृति या आकार होते हैं।
जिसके कारण अभिकारक के अणु प्रवेश कर पाते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया अभी ऊपर आपने देखा कि मान लो ये हमारे पास एक एंजाइम था, ये भी तो उत्प्रेरक है। एंजाइम भी एक प्रकार का क्या है, उत्प्रेरक ही तो है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय की क्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, तेज करता है, बढ़ाता है। बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता, बिल्कुल बढ़ाता है। तो उसी तरह से ये काम कैसे करता है, ये पहले अपने हिसाब का क्रियाधार ढूंढता है। क्या सबको पचा देता है जो हम खाते हैं, नहीं, ये उसमें से कुछ विशेष चीजों का ही पाचन करता है। तो उसी तरह से जो ये जियोलाइट है ना, ये जो जियोलाइट पत्थर है, ये जैसे इसमें छोटी छोटी जब तक जल की बूंदें भरी रहेंगी तब तक बेटा ये उस तरह से जियोलाइट मतलब उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करेगा। जैसे हम इसको निर्वात में गर्म करते हैं तो बूंदें सारी वाष्पित हो गई, अब इसमें छोटे 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 छिद्र हो गए। अब इसका इस्तेमाल हम कहीं भी उत्प्रेरक के रूप में कर सकते हैं, लेकिन होगा कैसे इसका इस्तेमाल। अब जैसे मान लो इस जियोलाइट पत्थर में एक खासियत है, मान लो मेरे पास ये जियोलाइट पत्थर है तो इसमें जो छिद्र होंगे वो कोई विशेष छिद्र नहीं होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। मान लो ऐसे हो गए छिद्र, ऐसे ऐसे छिद्र बन गए, ऐसे ऐसे छिद्र बन गए, कोई जरूरी थोड़ा ना कि गोला गोला बनेगा, ऐसे ऐसे छिद्र बन गए, ऐसे ऐसे छिद्र बन गए, ऐसे ऐसे छिद्र बन गए। भाई क्या पता, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि गोला बनेगा, चौकोर बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वो जो पत्थर आपके यहाँ ईंटा में आता है, वो जो जिसको झावा बोलते हैं, उसमें कोई जरूरी थोड़े ना कि गोल गोल ही रहे, या कोई इतना बड़ा छेद है तो वो फिक्स है कि इतने इतने ही बड़े सारे छेद रहेंगे। भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी छेद हो सकता है, ठीक है। अच्छा ठीक है गुरुजी, तो अब ये जैसे मान लो ये छेद बन गया तो अब ये उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह। अब ये ढूंढता है अगर इस छेद में सेट होने वाला कुछ मिल गया, जहां पे हम इसको उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां ये अगर इस छेद में सेट होने वाला कुछ मिल गया तो ये वहां पर उत्प्रेरक का काम करेगा और उसको सीधा ला करके अपने ऊपर अधिशोषित कर लेगा। क्या करेगा, अपने ऊपर लाके चिपका लेगा। और यही बात यहां पर लिखी हुई है कि इनके छिद्रों में कुछ विशेष प्रकार की आकृति होती है, जिसके कारण या आकार के अभिकारक के अणु ही प्रवेश कर पाते हैं, जिसमें उसी आकार के अणु प्रवेश कर पाते हैं। जैसे जैसे यहां इस आकार की आकृति है तो इस पर कौन से अणु प्रवेश कर पाएंगे, जिसकी इसी प्रकार की आकृति हो, जिसकी इसी प्रकार की आकृति हो वो अणु इसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये उनको चिपका के अपने ऊपर अधिशोषित करता है और उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तो बस ये एक लाइन आपको याद रखनी है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लाइन जो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछता है बोर्ड एग्जाम में, वो ये है कि जियोलाइट को आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जिस हिसाब की आकृति होती है उसी हिसाब का क्रियाधार आके चिपकता है, इसलिए याद रखना जियोलाइट को आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। बस ये एक क्वेश्चन बनता है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है और कई बार पूछ चुका है। क्या जियोलाइट क्या है, जियोलाइट क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है। यहां से लॉन्ग शॉर्ट नहीं पूछता, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है क्या है, आएगा उत्प्रेरक, अभिकारक, एंजाइम उत्प्रेरक, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। अब आप सारे बच्चे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ ले, कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसे ही आए। क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक है, और फिर दे देगा जियोलाइट, एंजाइम, पेप्सिन, ऐसे करके दे देगा। तो आप क्या लगाओगे, जियोलाइट। यहां पर अगर पूछ रहा है जियोलाइट क्या है तो आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक। ये एक क्वेश्चन यहां से पूछता है। अगर आएगा तो फोड़ दोगे कि नहीं फोड़ दोगे, जल्दी बताइए, फोड़ दोगे। बहुत अच्छे साथियों। और इसके उपयोग क्या है, पहली बात तो यही उपयोग हो गया वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में, दूसरा धन आयन विनिमायक के रूप में, तीसरा आणविक फिल्टर के रूप में, फिर क्या है आणविक फिल्टर के रूप में। 3 प्रकार से इसका उपयोग होता है। ये छोटे छोटे तीनों उपयोग हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका ये है वर्णात्मक उत्प्रेरक। तो ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब जब भी इस चैप्टर की चर्चा होगी ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये आप लिख लो। आज मैं वायरल कर रहा हूं,
ये बोर्ड में जरूर पूछेगा, बोर्ड में देखने को मिलेगा तुम्हें वायरल क्वेश्चन। ठीक, अब कह दो सर जी आपको कैसे पता? क्योंकि बेटा ये कई बार लगातार पूछा गया और संजोग से शायद पिछले बार नहीं आया, तो इस बार इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक सिस्टम से रिपीट होते हैं सारे। तो ये क्वेश्चन याद रखना, संभावना है ये वीवीआई में डाले दे रहा हूं मैं 1 नंबर का। ठीक, अब आगे चलते हैं, अब आगे आ जाओ। तो इसमें लिखना कैसे है? लिखना ऐसे ही है, पहले हेडिंग डालना जियोलाइट, छोटी सी परिभाषा लिखना, सूत्र लिख देना, यहाँ पे एम क्या है एन क्या है लिख देना। उसके बाद डायरेक्ट आना, जियोलाइट को जब हम निर्वात में गर्म करते हैं तो अणुवाष्पित हो जाते हैं लिख देना, और इसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। उसके बाद इनके इन छिद्रों में कुछ विशेष प्रकार की आकृति होती है और विशेष आकार वाले ही जो क्रियाधार होंगे या अणु होंगे वो प्रवेश कर पाते हैं। और जियोलाइट को आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है, ये मेन लाइन लिख लेना। फिर आना, इसको आप बनाना तो अच्छी बात है, नहीं बनाना हो मत बनाना, लेकिन उपयोग लिख लेना, 3 ही उपयोग हैं छोटे छोटे। अब हम बात करेंगे कोलाइड की। अब ये एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, और बहुत मजा तो आएगा, लेकिन याद रखना ये टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, जो 5 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 नंबर का इस चैप्टर से एग्जाम में आता है। 5 नंबर का इस चैप्टर से कभी कभी 6 नंबर का भी पूछ सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 2 पूछ करके इसको 7 नंबर का भी बना देता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए। तो जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, वो यहीं से आएंगे, मतलब इस कोलाइड वाले टॉपिक से आएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो आपने अभी तक क्या सुना है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? आपने सुना होगा 5 अवस्थाएं। एक हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, एक हो गया गैस, एक हो गया प्लाज्मा और एक हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्थाएं। परंतु साथियों पदार्थ की ये एक और अवस्था है, ये समझ लो 6वीं अवस्था है। ये क्या है? तो बेटा ये है कोलाइड। अब आप कहोगे गुरुजी ये कैसा पदार्थ है, क्या हमने इसको देखा है? क्योंकि हमने ठोस तो देखा है, गैस देखा है, और चलो अब हमने प्लाज्मा भी देख लिया, क्योंकि लाइट में उपयोग होता है। जो शादियों में लाइट जलती हैं एकदम ग्रीन ग्रीन और तमाम प्रकार की ब्लिंक लाइट जलती हैं, उनमें सब में प्लाज्मा होता है। तो गुरुजी हमने प्लाज्मा देख लिया, हाँ, लेकिन बोसॉन पार्टिकल वगैरह नहीं देखे, या बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की जो अवस्था है 5वीं अवस्था है, उसको हमने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो अत्यधिक ठंडा करने पर आती है, और हम उतना ठंडा करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं नहीं, तो हम उसको ठंडा नहीं कर पाते, और उसको लेजर द्वारा ठंडा किया जाता है। ये भी जान लो, तुम सोचो कि फ्रिज में ठंडा करके तुम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट तक पहुंच जाओ, तो नहीं। अब आप सोच रहे हो कि सर जी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है क्या? मैं थोड़ा इनको समझा देता हूं। ठोस द्रव गैस तो सब लोग जानते हैं, चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है साथियों बोस-आइंस्टीन। अब 12 में आ गए हो, चीजें पता होनी चाहिए। प्लाज्मा क्या है? जब किसी भी गैस को, ध्यान से सुनना, मैं बहुत 2 मिनट का टाइम लूंगा, जब किसी भी गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, बहुत गर्म करते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। जब किसी भी गैस को बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उस अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। क्लियर? जल्दी बताओ, क्लियर? जैसे सूर्य, सूर्य क्या है? सूर्य में प्लाज्मा पाया जाता है, क्योंकि सूर्य बहुत ज्यादा गर्म है, और सूर्य के पास हाइड्रोजन हीलियम जैसे क्या है, गैसें हैं, तो वहां पे जो हाइड्रोजन हीलियम है उनसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो प्लाज्मा बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है? साथियों ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिक, ये जो बोस भाई साहब, ये इंडियन वैज्ञानिक थे, इंडियन वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे बोस। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जब इसकी खोज की, 5वीं अवस्था के पदार्थ की खोज करने के बाद, इन्होंने अपना आर्टिकल भेजा कि भैया इसको छपवाया जाए, ये हमारी खोज है, ये हमारी रिसर्च है। तो इसको किसी ने माना ही नहीं, किसी ने इसको दिल पे लिया ही नहीं, सब हल्के में ले लिया कि अरे यार ये कोई भारतीय वैज्ञानिक है, हटाओ इसे। इसको सीरियसली नहीं लिया गया। तो 2-3 बार इन्होंने पोस्ट किया, तो इनका जो है ये
खोज जो थी इनकी, जो इनका रिसर्च पेपर था, जो इनका शोध पत्र था, वो छपा ही नहीं। तो इनको बड़ा अजीब लगा। तो इन्होंने फिर अपना जो रिसर्च था, रिसर्च पेपर था, जो शोध पत्र था, उसको इन्होंने आइंस्टीन के पास भेजा। ये आइंस्टीन के समकक्ष समकालीन वैज्ञानिक थे। तो जब इन्होंने आइंस्टीन के पास भेजा तो आइंस्टीन ने उनको देखा तो उन्होंने कहा यार बात तो सही है। उन्होंने वैसा प्रयोग किया। तो प्रयोग करने के बाद ये पता चला कि यार ये बात तो सही है। बोस भाई साहब ने ये जो बताया है, इसमें जो रिसर्च करके बताया है, जो इनका पेपर है, रिसर्च पेपर है, ये एकदम सही है और ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने छपने के लिए दिया तो इन्होंने अपना नाम पीछे जोड़ दिया आइंस्टीन, और जैसे ही पीछे नाम आइंस्टीन जुड़ा वैसे ही ये शोध पत्र छप गया, प्रकाशित हो गया, पूरे विश्व में पहुंच गया कि भैया पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज हो गई। तब जाकर के सारे लोगों ने मान लिया। तो जब से लोगों ने माना, तब से जब से मतलब ये लेख छपा इनका, ये रिसर्च पेपर लोगों के सामने आया, प्रकाशित हुआ, तो उसमें आइंस्टीन जोड़ दिया गया। तो इसलिए इसका पूरा नाम हो गया बोस आइंस्टीन। अब बेटा बात ये आती है कि बोस आइंस्टीन है क्या। बेटा जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाएगा, ये क्या है, जब किसी गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, वो भी कितना, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जब किसी को ठंडा कर दिया जाएगा, ठीक। जब बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं तो ये जैसे वो बहुत ज़्यादा गर्म करने पर होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा करने पर आता है। बस इतनी डिटेल जान लो, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। इतना ठंडा किया जाता है कि इसके लिए, ठंडा करने के लिए भी पार्टिकल में रेज देनी पड़ती हैं, किरणें देनी पड़ती हैं, तब जाके वो उस टेम्परेचर पे आता है, ठीक। फिर इसके बारे में कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए जान लो। अब इसी तरह हमने 4 गुरुज देखी हैं। अब आवाज से याद रखना, तुम लोगों ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं देखी हैं, 4 ही नहीं 5 अवस्थाएं भी देखी हैं। अब कहो गुरुजी कैसे। आपने जेली देखी है, जेली, कौन सी जेली, जो जेली वाली टॉफी आती है, कौन कौन बच्चा देखा है, खाया है, कौन कौन बच्चा खाया है। अच्छा ठीक है, चलो। किसान जैम खाया है, जैम, वो भी बेटा पदार्थ की अवस्था है एक। वो जो जैम है, जेली है, वो पदार्थ की एक अवस्था है। वो अवस्था है, उसको कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कोलाइड कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। तो कोलाइड क्या है, एक पदार्थ की अवस्था है। अब ये कोलाइडी विलयन की स्थापना का श्रेय अंग्रेजी वैज्ञानिक थॉमस को जाता है। अब ये कोलाइड के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया और जिन्होंने बताया, वो एक विदेशी वैज्ञानिक थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था थॉमस ग्राहम। क्या नाम था, थॉमस ग्राहम। अब आगे आ जाओ। उन्होंने विभिन्न पदार्थों का तनु झिल्ली और पादप झिल्ली और चर्म पत्र में से विसरण किया और इसका अध्ययन किया, जिसके आधार पर 1861 ईस्वी में इन्होंने पदार्थ को निम्न 2 भागों में बांटा। इन्होंने किया क्या, कैसे रिसर्च किया। तो इन्होंने बेटा एक पन्नी ली। कौन सी पन्नी ली बेटा, उसको आप जंतु झिल्ली कह सकते हो या जानतव झिल्ली कह सकते हो। इसका नाम होता है जंतु झिल्ली। जंतु झिल्ली ये बकरे का आशय वगैरह से निकाल के बनाई जाती है, ठीक है। इसको चर्म पत्र भी कहा जाता है, चमड़े से भी निकाल ली जाती है, इसलिए चर्म पत्र कहा जाता है। तो ये क्या है, जंतु झिल्ली। अब ये जंतुओं में भी पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है। जैसे मान लो, अब तुमको एक उदाहरण देता हूँ, पादप झिल्ली। सरसों का पौधा कौन कौन बच्चा देखा है, जरा बताइए। सरसों का पौधा कौन कौन बच्चा देखा है, सब देखे होंगे। तो सरसों के पौधे का जब आप कभी कभी क्या है ना, हमारे घर में माताएं बहनें क्या करती हैं, साग बनाती हैं। साग कौन सा, चने वाला। तो उसमें थोड़ा सा सरसों भी डालने के लिए सरसों के पत्ते तोड़ लाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई, मेरे घर में तो ऐसा मम्मी बनाती है, बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया भी है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो सरसों के पत्ते को जब आप तोड़ोगे, बीज से तोड़ो, उसके पत्ते को फाड़ो, तो फाड़ने के बाद एक हरा वाला पार्ट दिखेगा और एक छोटी सी पन्नी उसमें झिल्ली लगी रहती है, ऊपर ऊपरी वाले हिस्से में, जिधर से एकदम चिकना है ना, उधर ही एकदम छोटी सी हल्की सी झिल्ली लगी रहती है, देखो ना। हाँ, तो वो है बेटा पादप झिल्ली, वही पादप झिल्ली। क्लियर, एनी डाउट, ओके। तो इसी तरह जंतुओं में भी झिल्ली पाई जाती है, जिसे जंतु झिल्ली या जानतव झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंतु झिल्ली या जानतव झिल्ली। अब ये क्या है, ये जंतु झिल्ली या जानतव झिल्ली है। इसमें से उन्होंने कुछ चीजों को गुजार करके देखा।
उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चीजें गुजार करके देखी या छान करके देखा। क्या किया, इसमें से उन्होंने कुछ पदार्थों को छाना। क्या किया बेटा, छाना, छान करके देखा। तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो एक बार में ही छन करके निकल गए, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे थे जो छने नहीं बल्कि इसी में चिपक के रह गए। तो इस आधार पर उन्होंने इसको दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक का नाम दे दिया बेटा कोलाइड, एक का नाम दे दिया कोलाइड और एक का नाम दे दिया क्रिस्टलाभ। क्या दे दिया, क्रिस्टलाभ। एक का नाम दिया क्रिस्टलाभ और एक का नाम दे दिया कोलाइड। इन्होंने उसको दो भागों में विभाजित कर दिया। किससे, जंतु झिल्ली से या जंतु झिल्ली या पादप झिल्ली से जो चीजें छन करके बाहर चली गई, उन्होंने कह दिया भैया ऐसा है वो सभी चीजें क्रिस्टलाभ हैं। क्या कह दिया, क्रिस्टलाभ हैं। क्या कहा, क्रिस्टलाभ। और जो चीजें छन करके बाहर नहीं जा पाई, उसमें चिपक गई, उसको कह दिया भैया ये क्रिस्टलाभ नहीं, ये कोलाइड है। क्या है, ये कोलाइड है। चलो अब इस क्लास का अंत यहीं पर करते हैं। कोलाइड की शुरुआत कल से करेंगे और कल से इस कोलाइड के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डीपीपी के बारे में, कल वाली डीपीपी के बारे में। बाकी कोलाइड के बारे में कल से चर्चा करेंगे। सारे बच्चे तैयार रहेंगे, कल से कोलाइड शुरू होगा। अब डीपीपी के बारे में देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बच्चों के थे कि सर डीपीपी एक बार क्लास में जरूर बता दीजिएगा, तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं कि डीपीपी में ऐसी क्या ही दिक्कत है जो बच्चों को, जो शायद हो सकता है किसी को कोई प्रश्न ना आया हो। एंजाइम, अब आजा भैया डीपीपी आ गई बच्चा। पहला क्वेश्चन था जैविक तंत्र में एंजाइम करता है। पहला क्वेश्चन था जैविक तंत्र में एंजाइम करता है। अब पूछ लिया जैविक तंत्र में पहला काम ऑक्सीजन का परिवहन। किसमें, जैविक तंत्र में एंजाइम। आप मुझे बताइएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे ऑक्सीजन का परिवहन। दूसरा कह दिया रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता। तुम बताओ यार, रोग प्रतिरोधक क्षमता मैंने बताया था, बताओ क्या ये दोनों है, नहीं है। तीसरा कह रहा है जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित करना, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है। सारे बच्चे जवाब देने लगे कि सर जी सी नंबर सही है। तो याद रखना जैविक तंत्र में एंजाइम क्या करता है, जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करता है। पहला क्वेश्चन सबका हल हो गया और एकदम आसान क्वेश्चन था, कोई बात नहीं थी। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा साथियों, कह रहा है कि कौन सा कथन निम्न में से असत्य है। एंजाइम कोलाइडी प्रवस्था में पाए जाते हैं। पहला कह रहा एंजाइम जो हैं इनमें बताना असत्य कौन है, असत्य बताना है। एंजाइम कोलाइडी प्रवस्था में पाए जाते हैं, क्या मैंने ऐसा बताया था, बताओ। चलो फिर दूसरा कह रहा है एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम क्या है बेटा, उत्प्रेरक होते हैं। क्या सही है, क्या एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं, क्या बताओ। फिर अगला कह रहा है सी नंबर, एंजाइम किसी भी अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। फिर से सुनना, क्या करते हैं, किसी भी अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित करते हैं, तो तुम्हारे नजर में कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा, उत्प्रेरित करते हैं। अगर मान लो उत्प्रेरित करना ना होता तो आप कौन सा लगा लेते, चलो एंजाइम उत्प्रेरक है, बात खत्म। लेकिन वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, तो ये सही है। ठीक, बताओ कोई कंफ्यूजन है, कंफर्म, जल्दी बताओ साथियों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन आते हैं, एंजाइम के किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करने की दक्षता। एंजाइम को किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करने की दक्षता सक्रियण ऊर्जा
को कम करने की क्षमता पर निर्भर करती है, प्रबल एंजाइम अभिकारक संकुल बनाने की क्षमता पर निर्भर करती है, या उत्प्रेरक अभिकारक की मुक्त ऊर्जा पर निर्भर करती है, या एंजाइम अणु में फिट होने हेतु ज्यामिति को परिवर्तित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। जल्दी बताइए। बी 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 क्या है? प्रबल एंजाइम अभिकारक संकुल बनाने की क्षमता पर। वेरी गुड साथियों। अब ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं आया होगा, इसीलिए बच्चे कहे होंगे। ध्यान दो, क्या हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा था? हाँ गुरुजी पढ़ा था। क्या हमने एंजाइम के संकुल की चर्चा की थी? नहीं की थी, क्योंकि टाइम कम पड़ गया था, और यही कारण है कि काफी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। ये जितना जल्दी, जितना प्रबल संकुल बनाएगा ना, उतना बढ़िया उसको तोड़ेगा, उतना बढ़िया क्रिया करेगा। तो संकुल पर निर्भर करता है। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंजाइम के किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करने की दक्षता, ये हो गया। फिर कह रहा एंजाइम के संदर्भ में सही कथन होगा, यह विशिष्ट जैव उत्प्रेरक होते हैं जो सामान्यतः उच्च ताप पर कार्य करते हैं। ऐसा है? बताओ। अच्छा, बी मतलब तुम लोगों को याद है। यह मुख्यतः विषमांगी उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट होते हैं। मैंने बताया था ना, एंजाइम क्या होते हैं? अति विशिष्ट होते हैं। ये विशेष चीजों का ही पाचन करते हैं, सबका नहीं करते, विशेष चीजें ही तोड़ते हैं। तो सारे बच्चे इसका आंसर जानते ही होंगे, आई मीन सबको पता हो गया होगा। ठीक है, अब आखिरी वाला देखते हैं। सब बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य अवस्था स्थिरांक परिवर्तित हो जाता है। पहला तो बिल्कुल सही बात है। अब इसको समझते हैं कि साम्यावस्था स्थिरांक परिवर्तित क्यों हो जाता है। जैसे मान लो मेरे पास A है प्लस B है ना। हमारे बॉडी में A और B मान लो काम कर रहे हैं। मान लो कुछ पाचक एंजाइम, कुछ रस भी होते हैं। मान लो शरीर में पचाने का काम करते हैं, लेकिन शरीर में भोजन गया, पचने का काम चल रहा है। तो मान लो ये काम अगर चलेगा C+D मतलब उत्पाद बनाने के लिए, इसको उत्पाद बनाने के लिए साम्यावस्था में लाने के लिए मान लो 10 मिनट लगता है। और जब हमने एंजाइम ले लिया तो एंजाइम क्या करता है? इसको साम्यावस्था में आने के समय को घटा देता है। तो ये चीज याद रखना, साम्यावस्था के समय को घटा देता है, समय को घटा देता है, ये बात याद रखना। इससे पहले कि वो भोजन और आपकी बॉडी साम्यावस्था में आ जाए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी साम्यावस्था का मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया, तो ये कोई जरूरी तो नहीं कि आपने जब खाना खा लिया तो आपके भोजन पचने की प्रक्रिया 24 घंटे चलती रहेगी। नहीं, एक समय तक चलेगी जब तक सभी भोजन के अणु पच नहीं जाते। जब सारे भोजन के अणु पच जाएंगे तो हमारे बॉडी में साम्यावस्था आ जाएगी, फिर पाचन तंत्र काम नहीं करेगा, वो रुक चुका होगा, वो काम करना बंद कर चुका होगा। अब मान लो ये पूरा प्रोसेस हमारे शरीर में 5 घंटे चलता है। कितने घंटे चलता है? 5 घंटे चलता है। एंजाइम ने क्या किया? इसको थोड़ा सा समय कम कर दिया, जो साम्यावस्था 5 घंटे में आती थी अब 3 घंटे में आ गई। बस बात ये हो गई। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें एंजाइम की कुछ कमी आ जाती है, उनका पाचन नहीं हो पाता, तो पेट संबंधी तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो डॉक्टर के पास दवा लेते हैं, जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, ताकि उनका एंजाइम अच्छे से काम करने लगे। और विटामिन भी लेते हैं जिससे साम्यावस्था की समय घट जाए, ना तो उनका खाना पचने में बहुत समय लगता है। खाना पचता नहीं बल्कि खाना सड़ता है, और जब सड़ेगा तो नुकसान होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए साथियों, 5 क्वेश्चन हमारे हल हो गए। आज वाले क्वेश्चन हल करना और बताना कि क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे। और इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस क्लास को यहीं पर हम करते हैं समाप्त, और कल से कोलाइड पढ़ाएंगे। सारे बच्चे कल से अच्छे माइंड से आइएगा, तो अच्छे से एक बार किताब उताब देख करके, तो कल से कोलाइड शुरू होगा। आज रिवीजन कर लें। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? जियोलाइट के बारे में पढ़ा। जियोलाइट क्या याद रखने वाली चीज है? तो भैया यह आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक है। आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। ये बात आपको याद रखना है बस साथियों। मेन होमवर्क में आपको दे रहे हैं डीपीपी हल करना, ठीक है। और बेटा
एक होमवर्क आपको मैं दिए दे रहा हूँ, जियोलाइट क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, जियोलाइट क्या है। इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से हल करना और बताना। उसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोलाइड के बारे में। किसके बारे में? कोलाइड के बारे में। तैयार रहना कोलाइड के बारे में पढ़ने के लिए। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।